चैप्टर नंबर 9 फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये चैप्टर नंबर 9 मॉड्यूल 2 हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 2 का ये चैप्टर नंबर 9 जिसमें विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक 199। आपके बुक में ये टॉपिक 199 पेज पे होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बाकी सब आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज, बट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। India is a country of physical diversity. There are high mountain peaks in some areas, while in others lie the flat plain formed by the rivers. On the basis of physical features, India can be divided into following 6 divisions. ठीक है, हमारी इंडिया में किस तरीके की लैंड होती है? कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हाई माउंटेन पीक्स हमें दिखते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स देखने मिलते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जो बड़े बड़े वहाँ पे ग्राउंड्स, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्लेन फ्लैट प्लेन फॉर्म बाय द रिवर्स, जो रिवर से फॉर्म हुए होते हैं ऐसे बड़े बड़े से ग्राउंड्स। ठीक है, सो इस तरीके की अलग अलग ज़मीन हमें देखने मिलती है। तो उसके बेसिस पे हमने कुछ 6 डिवीजन डिवाइड किए हैं। सो विच आर द नॉर्थर्न माउंटेन, द northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the islands। ठीक है, ये 6 तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किए हैं। द फर्स्ट है जो द नॉर्थर्न माउंटेन, वो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है, जिसमें ये 3 डिफरेंट द हिमालयास, द ट्रांस हिमालयास एंड द पुरंचल हिल्स। ये 3 पार्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, ये 3 पॉइंट्स। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयंस आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हम बोलते हैं। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज अगर देखने जाए तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय माउंटेन्स की है। हिमालयास एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। ये नेचुरल बैरियर के तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, ये नेचुरल बैरियर है एक तरीके का। द एक्सट्रीम कोल्ड, स्नो एंड रिजिड टोपोग्राफी डिस्करेज द नेबर्स टू एंटर इंडिया थ्रू हिमालयस। नेबर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, हिमालयस के थ्रू हमें आने के लिए ये नहीं आ पाते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा क्योंकि वो बहुत हाई माउंटेन पीक्स होते हैं। थ्रू द हिमालयस दे रन फ्रॉम ईस्ट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन from Indus to Brahmaputra along the northern boundaries of India, covering the distance of 25 kilometers। 25 kilometers का एरिया ही पूरा कवर करते हैं। Their wet areas, अगर wet areas देखने जाएं, from 400 in the west and 150 kilometers in the east। तो खुद के हिसाब से खुद से 400 in the west और 150 kilometers in the east इतना फैला हुआ है। The Himalayas may be divided into 3 parallel range। 3 parallel range is other ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, ये पेपर्स वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री, लेसर हिमालयास एंड हिमाचल, आउटर हिमालयास और शिवालिक्स। The greater Himalayas or Himalayas, the greater Himalayas comprising of the northernmost range and peaks, it has an average height of 6000 meters। 6000 meters तक इनकी हाइट होती है। एंड वेथ लाइज बिटवीन 120 to 190 किलोमीटर्स। इतना ज़्यादा वेथ में है, 120 to 190 किलोमीटर्स तक इतना फैला हुआ यह है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। ये रेंज ऐसा है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूस रेंज है। इट इज स्नो बाउंड एंड मैनी glaciers descends from the range। It has high peak like Mount Everest, Kanchenjunga, Makula, Dhaulagiri, Nanga Parbat, etc. having a height of more than 8000 meters। ये कुछ डिफरेंट इन्होंने नाम लिए, ये सारे माउंटेन्स के नाम, जिनकी हाइट मोर देन 8000 मीटर्स की है। लाइक सबसे ऊंचा जो लाइक माउंट एवरेस्ट है, कांचनजुंगा है, इस तरीके के इन लोगों के टाइप्स के इनकी हाइट्स हैं। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स का है। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड
एंड कांचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स का। बट कांचनजुंगा जो है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कांचनजुंगा की। हाई माउंटेन पासेस आल्सो एग्जिस्ट इन द रेंज, नेमली बारालाचाला या फिर शिप्कीला, नाथुला एंड जोजिला, मोमिडीला एक्सेट्रा। द गंगा एंड यमुना रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस हिमालयस। सो गंगा एंड यमुना जो है रिवर्स हमारी वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होती है हिमालयस के रेंज में से। फर्स्ट हमने देखा ए जो था द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, ऐसा बोल सकते हैं, और सेकंड वन इज द लीसर हिमालयस और हिमाचल। The altitude of this range lies between 1000 and 4500 meters and the average width is 50 kilometers. 50 kilometers की breadth है इनकी। The prominent range in this are Pir Panjal, Dhaluadhar and Mahabharata ranges. It comprises of many famous hill stations like Shimla, Dalhousie, Darjeeling, Chakrata, Mysore, Nainital, etc. It also comprises of famous valley like Kashmir, Kullu, Kangra, etc. ठीक है। तो ये सारे जो फेमस हिल स्टेशंस है वो इसके पार्ट है, और लेसर हिमालयस और हिमाचल के पार्ट्स है। ये हिमाचल के पार्ट वाले में ये सारे डलहौजी, दार्जिलिंग जो है, शिमला है, फिर मैसूरी जो है, नैनीताल जो है, ये सब इसका पार्ट है। The outer Himalayas or the Shivaliks. It is the outermost range of the Himalayas. The altitude varies between 900 to 1100 meters and the width lies between 10 to 50 kilometers. 10 to 50 kilometers तक ये भी फैला हुआ है, और इनकी हाइट्स अगर देखने जाए तो altitude से देखें तो 900 to 1100 meters तक है। They have low hills like Jammu Hills, etc. The valleys lying between Shivalik and Lesser Himalayas, मतलब हिमाचल, are called dunes like Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun. ठीक है। The Trans-Himalayas range, Trans-Himalayas range, it extends north greater Himalaya and parallel to it is called Jaskar range. North of Jaskar range lies Ladakh range. ये लद्दाख रेंज की बात है। The Indus river flows between Jaskar and Ladakh range. The Karakoram range lies extreme north of the country. K2 is the second highest peak of the world. ये second highest peak of the world है। Karakoram lies extreme north of the country. उसके बाद है पूर्वांचल hills. It comprises Mishhami, Patkoi, Naga, Mizo hills, which are located in the eastern sides में है ये। The Himalaya plateaus is also part of this hills, which include the hills of Garo, Khasi and Jaintar. ये the पूर्वांचल hills, ये तीन अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं, but important one is this both lesser hills of Himalayas, outer hills and greater Himalayas और हिमालय। ये important points है, आप इसे एक बार और रेफर कर लीजिए। ये किसके पार्ट है? So we have 6 different, एक तो हमने यहाँ पे देखा था नॉर्थर्न माउंटेन का पार्ट है, बट वी हैव 6 डिफरेंट, हमने जो डिवाइड किए थे जो प्लेन्स है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 6 डिविजन्स। ठीक है, तो उसका पार्ट था ये। हियर वी हैव 9.6 कीपिंग रिवर्स क्लीन। रिवर्स क्लीन होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। डू यू नो दैट ओवर 97% of all water on earth is salty and remaining 3% is fresh water। ठीक है, 97% on the earth वो पूरा salt water है, मतलब सी का जो वाटर होता है वो पूरा नमकीला जो वाटर होता है वो साल्टी है। 97% जितना भी अर्थ के ऊपर पानी है उसमें से 97% सारा का सारा सॉल्टी है। ओनली 3% ऑफ वाटर इज अ फ्रेश वाटर जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। This tiny amount has to provide the fresh water needed to support the entire population of the world। ठीक है, अब ये 3% में से जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उन सभी को पानी
मिलता है 3% में से। Fresh water is a prized resource and the increasing population of our rivers and lakes in cause of alarm। तो because of increasing population, ठीक है, जो पानी हमें कम से कम मिल रहा है, ठीक है, वो हम लोग पॉल्यूटेट करते जा रहे हैं and this is a kind of alarm कि हमारे पास कम पानी है, ठीक है। You must have seen a river either flowing through your town, villages or elsewhere। India has a large number of rivers that are lifeline for the millions of people living along their bank। मतलब millions of लोगों के लिए ये उनकी life spend करने के लिए, because we all knows how water कितना important है, right? So millions of people की living along their banks, जो भी nearby lakes के रहते हैं, ठीक है, rivers के रहते हैं। These rivers can be broadly categorized into 4 groups। अब ये जो rivers हैं, rivers के पास में बहुत सारे towns and cities और सब होता है सेटअप, ठीक है। तो ये जो rivers हैं, इनको कुछ different 4 groups में divide किया है। Rivers that flow down from Himalayas and are supplied by melting snow and glaciers। This is why these are perennial, that is, they are never dry up during the year। ये ऐसी रिवर्स जो ड्यूरिंग द ईयर ये ड्राई नहीं होती है, ये बर्फीली जो बर्फ जो होता है वाटर में से, थिक फॉर्म ऑफ वाटर जो बर्फ हो जाता है, उनकी उसमें से बहकर ये जो पानी आता होता है, दिस इज व्हाई दिस आर पेरेनियल, दैट इज दे नेवर ड्राई अप ड्यूरिंग द ईयर। ये हिमालयाज में से फ्लो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हिमालयाज एंड आर सप्लाइड बाय मेल्टिंग स्नो। स्नो जो है वो मेल्ट होता रहता है, अकॉर्डिंगली ये हिमालयाज में से डाउनवर्ड्स आते रहते हैं। सेकंड वन इज द डिक्केन प्लेट्यू रिवर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल फॉर देयर वाटर। द कोस्टल रिवर्स, स्पेशली दोज ऑन द वेस्ट कोस्ट व्हिच आर शॉर्ट एंड डू नॉट रिटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। The rivers in the island drainage basin or West Rajasthan, which depends on the rains. These rivers normally dry towards salt lakes or flow into the sand। ये जनरली जो राजस्थान की बात हो रही है, Deccan Plateau rivers which depend on the rainfall for their water। ये ऐसे रिवर्स जो जनरली रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, रेन जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा इनका फ्लो और उसमें इतना ही टाइम पानी रहता है। The coastal rivers, especially those on the west coast, which are short and do not retain water throughout the year। इसमें water retain नहीं होता है throughout the year। और ये island drainage basin of the West Rajasthan, which depends on the rains। ये भी generally rains के ऊपर dependent होते हैं। These rivers normally drain towards salt lakes or flow into the sand। sand के अंदर flow होते हैं। Rivers have been given the pride of place in the way of life। Several cities as well as holy shrines are on the bank of rivers। ये holy shrines जो धार्मिक हम लोग जो सारी प्रथाएं करते हैं, वो जनरली हम लोग बैंक ऑफ द रिवर के किनारे पे हम लोग ये सारा सेटअप करते हैं। एंड इंडीड रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना आर स्कैर्ड ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, तो ये जो हम लोग सारी धर्म से रिलेटेड जो डिफरेंट हमारे कल्चर से रिलेटेड जो भी सारी पूजा वगैरह करते हैं, सो वो सारा उसका जो वेस्ट मटेरियल रहेगा तो वो सब हम लोग उसमें फ्लो करते हैं। Despite this, they have been polluted with the uncountable and environmental threatening practices। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो harmful to the environment, ऐसे सारे different activities करते हुए हम लोग रिवर्स को हम लोग पोल्यूटेट करते हैं, राइट। फैक्ट्रीज जो है उसका जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो भी सारा फ्लो आउट होकर वो रिवर्स में जा रहा होता है। ओनली स्वैग claims for about 70% of population loads in Indian rivers। 70% of pollution ये सारा river के अंदर। Heavy loads of biological and chemical pollutants usually enter waterways to be consumed in some manner by the downstream users। This affects the aquatic life and causes various health hazards along with the pollutants। The insensitivity of people towards rivers is severely adding to the problem। Urban dwellers identify vaguely with rivers। An example can be highly contaminated blackish water of Yamuna River in New Delhi, which hardly draws attention from capital cities। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी cities उतना ज़्यादा pollution
और उतनी ज़्यादा polluted rivers. Along with the pollutants, the insensitivity of people towards river is severely adding to the problem. Because somewhere क्या हो रहा है कि वही वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी की वजह से नए नए प्रॉब्लम्स, नई नई बीमारियां भी फैल रही है. हमारा ही हम लोग वेस्ट मटेरियल सब उसमें फ्लो आउट करवाते हैं, राइट. सो उसकी वजह से समवेयर वो हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है. Urban dwellers identifying regularly with the rivers. An example can be highly contaminated blackish water of Yamuna River in the New Delhi. Yamuna River जो भी है, जो एक ब्लू वाटर शाइन प्लेइंग जो वाटर दिखता है, वो समवेयर ब्लैकिश वाटर दिखने लगा है. इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स यमुना की दिल्ली वाली हो गई है. Since water issues are assigned to the provisional governments in India, each one of them treats as a river as its own. हर एक इंसान रिवर को खुद का मानकर उसे यूज कर रहा है, उसका और ज्यादा पॉल्यूटेट कर रहा है. गवर्नमेंट इस पे बहुत सारे एक्शंस वर्कआउट भी चल रहा है with little or no regards to the downstream effects. Ecologists and conservationists have a long demanded that rivers need to be treated as one entity and work on determined time-specific combinations of serious efforts. This could lead to an improvement of water quality of rivers. The government has come up with the ambition river cleaning initiatives such as Ganga Action Plan (GAP) and the National River Conservation Plan (NRCP) in the hope of improving water quality. Water harvesting is gaining popularity across the country, through which monsoon water could be retained in the river basin. Several civic organizations and people movement are also contributing in a rising awareness and sensitivity about the critical conditions of polluted rivers. अब because के इसकी वजह से environment को भी harm हो रहा है, people भी इसमें से different बहुत सारी अलग-अलग बीमारियों की वजह से वो भी शिकार हो रहे हैं, right? So ये सारे problems को दूर करने के लिए government ने ये GAP गंगा एक्शन प्लान, जो गंगा रिवर को स्पेसिफिकली गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए स्टार्ट किया, एंड दूसरे रिवर्स नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP को भी स्टार्ट किया. एक ये होप से कि इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए. जो नया वाटर है, जो रेन वाटर उसको अगर ला रहे हैं बाय रेन, अगर वो आ रहा है, वाटर कुड बी रिटेन इन द रिवर बेसिन. Several civic organizations and people movement are also contributing in rising awareness and sensitivity about the critical condition of polluted water. अब people लोगों के बीच लोगों को भी aware कर रहे हैं, वो भी इस चीज को जान रहे हैं कि like how much water is important. तो वो भी उतना ही वाटर को क्लीन करने के लिए और वाटर का इतना लिमिटेड जितनी जरूरत पड़े इतना ही यूज करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं. कंडीशंस ऑफ पॉल्यूटेड रिवर्स, ये पॉल्यूटेड रिवर्स को क्लीन करने के लिए लोग भी अवेयर हो रहे हैं. वो भी सेंसिटिविटी अबाउट द क्रिटिकल, ये लोगों को अवेयर करवाया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट, एंड स्पेसिफिकली रिवर्स की बात करें तो. सो दिस इज ऑल अबाउट कीपिंग रिवर्स क्लीन. ये टॉपिक 9.6, तो इसके रिलेटेड भी आप थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं. सो हियर वी हैव न्यू टॉपिक 10.5. 10.5 का ये फिफ्थ टॉपिक, सोशियो कल्चर लाइफ. You are now well aware about the cycle of seasons, but the second thought comes to our mind: what do the relationship between season and our life? हमने लास्ट इतनी सारी टॉपिक्स देखे, और इन टॉपिक्स में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से किस तरीके से सीजन्स जो है वो चेंज होते हैं, किस तरीके से सीजन्स आते हैं, कौन सा उनका टाइम पीरियड होता है और कैसा उसका अफेक्ट एनवायरनमेंट पे होता है. ये सारी चीज़ें हमने देखी, राइट. सो लेट अस सी द न्यू टॉपिक, सोशियो कल्चर लाइफ. So here we have a topic, socio-cultural life. What is the relationship between the season and our life? Season और हमारे लाइफ में इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये नेक्स्ट थॉट आता है. Are they so important that they affect our life? क्या वो इतने important है, वो हमारी लाइफ को affect करते हैं? The answer is yes. They do affect our social and cultural life.
as India is an agricultural country, the main economic activity of agriculture is totally dependent on the cycle of season. तो ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो totally dependent on agriculture, right? एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, सो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि किस तरीके से सीजन्स आते हैं, किस तरीके से उसका अफेक्ट होता है, राइट? एज इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द साइकिल ऑफ सीजन. तो ये एग्रीकल्चर जो है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे है? साइकिल ऑफ सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स. The time of kharif crops is advancing monsoon season and harvesting is a post monsoon season. एडवांसिंग मानसून सीजन, जब खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो उगने का टाइम होता है, तो जब अब मानसून आने वाला है उसके पहले हम लोगों ने ये सारे क्रॉप्स को जो भी सीड्स है उसको लगाए होते हैं, जिसकी वजह से जब मानसून आए तो उन्हें अच्छा पानी मिले और वो अच्छे तरीके से ग्रो, तो हमें वो खरीफ क्रॉप्स मिले. Then post monsoon season, rabi crops is growing in a winter and jar crops is at the end of winter season. Floods and drought are hindrance in the economic growth of the nation as our economy is agro based economy. हमारी इकोनॉमी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो agro based economy है, ठीक है. और floods and drought is an hindrance in the economic growth. तो ये एक क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ होने में. All our activities are related with the season. As winter season comes, the days become shorter and we start purchasing woolen clothes. Right? हर एक सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी सारी एक्टिविटीज सीजन्स के अकॉर्डिंग होती है. जैसे जैसे ठंडी की सीजन आ रही है, सो व्हाट वी विल डू कि जैसे जैसे दिन शॉर्ट होते जाते हैं तो विल स्टार्ट परचेजिंग वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स का परचेसिंग हमारा ज़्यादा हो जाता है. ग्राउंडनट्स, आलमंड्स एंड calories rich food become very important in our diet. In spite of cold weather, people celebrate many festivals like Makar Sankranti in many states, Lohri in Punjab and Pongal in Tamil Nadu in the month of January. जनवरी के मंथ में जब ये ठंडी की सीजन चल रही होती है, इन बिटवीन ये सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. बसंत पंचमी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन विच पीपल प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट. तो बसंत पंचमी जो है वो सेलिब्रेटेड करते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इसलिए प्रे करते हैं कि हमारा जो भी क्रॉप्स जो है उसका अच्छे से प्रोडक्शन हो. सो गुड हार्वेस्ट, अच्छा हार्वेस्ट हो इस वजह से. समर सीजन इज द वेरी ड्राई बट इट रिमाइंड्स अस ऑफ जूसी फ्रूट्स. जूसी फ्रूट्स, आइसक्रीम्स एंड वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स. मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वेरी ड्राई है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बट हाँ उसके साथ साथ हम लोग जूसी फ्रूट्स को भी इंजॉय करते हैं, आइसक्रीम्स एंड वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स भी हम लोग को इंजॉय करते हैं. व्हाट आर द फ्रूट्स अवेलेबल इन दिस सीजन? Holi and Vaisakhi are the main festivals of the season. By the end of summer, farmers start preparing their field so that they can welcome the rains. एंड ऑफ समर, जैसे जैसे समर एंड होते आता है, सो फार्मर्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, फील्ड को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब अपकमिंग जो सीजन है वो रेनी सीजन है, तो उस वक्त उनके क्रॉप्स को अच्छा पानी मिल जाएगा. दिस इज द टाइम when people of Kerala celebrate Onam, which coincide with their harvest season. Post monsoon is the harvesting time. It is also a festival like of Dussehra, Durga Puja and Diwali, which are celebrated all over the India. ये different festivals है जो हम लोग दशहरा, दुर्गा पूजा एंड दिवाली ये सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में पोस्ट मानसून इन द हार्वेस्टिंग टाइम, पोस्ट मानसून के टाइम. So next topic is 10.6 global environmental changes and its impact on Indian climate. Environmental changes किस तरीके से होते हैं, उसका कैसे इम्पैक्ट होता है इंडियन कल्चर क्लाइमेट पर. After studying the lesson, you must have understood that India is fortunate to have 4 clear seasons: summer, winter, spring and monsoon. However, these days one can notice disturbance in the cycle of season. This is due to the global warming, which impact that may affect almost every aspect of our life and lifestyles. The global warming has a serious impact on the world's climate and India cannot escape it.
Don't you think that it is important for everybody to know about it and think how each one of us can contribute in the reducing its extent? मतलब किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो सभी फेस कर रहे हैं. सो इंडिया भी, हम लोग भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इस इश्यू से हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, राइट. सो कांट वी थिंक, मतलब कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, क्या ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से हम लोग इस इश्यू को कम करें. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. During the last decades of urbanization, industrialization and population growth, the atmosphere has been polluted. कुछ सालों से हम लोग के यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, राइट. नई नई कंपनीज, नए नए सेटअप्स आ रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भी, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से भी एटमॉस्फेयर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. मतलब नई नई पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, राइट. Human activities increases the amount of carbon dioxide, chlorofluorocarbon (CFC) and dangerous gases. तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी डिफरेंट एक्टिविटीज जो हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये डेंजरस गैसेस बढ़ रहे हैं. मतलब अमाउंट इनका इंक्रीज होते ही जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. About 51% of solar energy is absorbed by the Earth's surface. 51% तक का सोलर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है द अर्थ सरफेस, विच इंक्रीज इट्स टेम्परेचर. इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. द रेस्ट ऑफ द हीट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द एटमॉस्फेयर, बैक टू द एटमॉस्फेयर. This helped in maintaining temperature, but now due to the pollution, some of the reflected heat is trapped by the greenhouse gases GHGs, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, राइट. इट हैज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया दिस हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, जो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है टू द एटमॉस्फेयर. जो भी सारे हीट जो है तो वो वापस से बैक टू एटमॉस्फेयर हो जाता है. दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, बट नाउ ड्यू टू द पॉल्यूशन सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस. कुछ ऐसे डिफरेंट गैसेस है जो अफेक्ट कर रहे हैं अभी भी एनवायरनमेंट को. इट हैज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस. इसकी वजह से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. देयर इज एन एविडेंस ऑफ टू शो दैट CO2 लेवल आर स्टिल इंक्रीजिंग. CO2 लेवल, ठीक है, ये इंक्रीजिंग होता जा रहा है. Many countries have signed a convention to reduce GHGs under the UN framework. However, the current international agreements are still not effective enough to prevent the significant changes in the climate. मतलब फिर भी बहुत सारे चेंजेस लाने का ट्राई चल रहा है, बट इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई ज़्यादा इफेक्टिव इनफ टू प्रिवेंट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द क्लाइमेट. क्लाइमेट को चेंज करने के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं. जो कि यहाँ पे यूएन फ्रेमवर्क में ये बहुत सारे कंट्रीज ने एक एविडेंस के और still increasing, many countries have signed a convention. एक कन्वेंशन को भी साइन किया हुआ है to reduce the GHGs under the UN framework. यूनाइटेड नेशंस के जो फ्रेमवर्क में हम लोगों ने ये सारी साइन भी किया हुआ है. The current international agreements are still not effective. तो वो अभी एग्रीमेंट्स अभी तक वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं to prevent the significant changes in the climate. Climate के changes को change कर सके. We already know that 70% of Indians were working in the agriculture sector. Any changes in the temperature will have an adverse effect on the agriculture. This will have a serious social and economic impact on India. After reading the chapter, we can clearly see that climate plays a very important role in the human life. Our food, our festivals, and our economy, everything is closely linked with the cycle of season. If the seasons are favorable, human life will be good and comfortable. Since the state of the weather affects agriculture, health, transportation, etc., it is important that all of us makes some changes in our lifestyle to reduce CFS and other harmful gases. मतलब यहाँ पे देखा कि 70% इंडियन जो है वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है.
मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन्स है उससे डिपेंडेंट है। वो उसमें जितना चेंजेस आएगा वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारी ह्यूमन लाइफ को। हमारा फूड है, फेस्टिवल्स है एंड इकोनॉमी है, एवरीथिंग इज क्लोजली लिंक्ड विद द साइकिल्स ऑफ सीजन। ये सारी चीजें, फूड, फेस्टिवल्स, इकोनॉमी, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो इसका जो भी इफेक्ट सीजन से होगा वो डायरेक्टली हम पे भी होगा। In this seasons, our favorable human life will be good and comfortable. Since the state of the weather affects agriculture, health, transportation, etc., it's important that all of us makes changes in our lifestyle. हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस इससे होती है, इसके में चेंजेस आने की वजह से हमारी ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने पढ़ा एनवायरमेंटल, ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेट। एंड विद दिस हमारे ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 10। सो आप एक व्यू ले सकते हैं, व्हाट यू हैव लर्न भी आप एक बार रिफर कर सकते हैं।